आगे देखो, बातें नहीं। चलो देखो, अपन बात कर रहे थे कितने के 1200, कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 1220% अपने हो चुके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 1221 नंबर का। ये कहना चाह रहा आप लोगों का कि निम्नलिखित में से किस आरेख, आरेख का मतलब होता है रेखा चित्र, किस आरेख का प्रयोग सतत बारंबारता बंटन यानी सतत श्रेणी की माध्यिका को मालूम करने के लिए किया जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ओके, देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं यहां पर माध्यिका। माध्यिका की गणना करने के लिए माध्यिका का उपयोग बेसिकली होता है खुले सिरे वाली श्रेणी। ये ध्यान रखना, खुले सिरे वाली श्रेणी, जिसे अपन ओपन एंडेड सीरीज बोलते हैं, जो आपकी लेस देन एंड मोर देन होती है। और ये कहा जाता है कि खुले सिरे वाली श्रेणी के अंतर्गत एक होता है आपका लेस देन, ये आपका लेस देन होता है, और एक होता है आपका मोर देन, ये आपका मोर देन होता है। और जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, वो बिंदु आपका कौन सा पॉइंट होता है? माध्य का बिंदु होता है। माध्य का जो बिंदु होता है वो गुणात्मक चरों का मापन करने के लिए काम में लिया जाता है, जो खुले श्रेय वाली श्रेणी के अंतर्गत होता है। और इस वक्र को औजाय वक्र कहते हैं। इसी वक्र को तोरण वक्र के नाम से भी जाना जाता है, और इसी वक्र को संचयी आवर्ती वक्र के नाम से, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के नाम से हम जानते हैं। ओके, साथ ही साथ अपन कहते हैं गाल्टन वक्र कहते हैं। जबकि आयत वक्र और बारंबारता बहुभुज वक्र जो होता है उसे हम बेसिकली बोलते हैं हिस्टोग्राम। कौन सा ग्राम बोलते हैं? हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम वक्र जो होता है वो कहाँ होता है? सतत श्रेणी में। कौन श्रेणी में? सतत श्रेणी में बहुलक के मान को, सतत श्रेणी में बहुलक के मान को, यानी बहुलक के मान को प्रदर्शित करने के लिए इस वक्र का निर्माण किया जाता है। तो ये आपकी माध्यिका होती है जो गुणात्मक चरों का मापन करती है। खुले सिरे वाली श्रेणी में इस वक्र के माध्यम से अपन बात करते हैं, और जहां पर लेस देन और मोर देन दोनों सीरीज एक दूसरे को जिस बिंदु पर टच करती है, एक दूसरे के जिस बिंदु पर काटती है, वो बिंदु उसका माध्यिका पॉइंट होता है, यानी मीडियन वैल्यू मानी जाती है। प्रश्न यहां से बहुत सारे बन सकते हैं आपके। अब देखो यहाँ पे, जैसे इसको औजाय वक्र बोलो तो ये भी पूछा था कि खुले श्रेय वाली श्रेणी में माध्यिका का उपयोग किसके लिए होता है? औजाय वक्र का निर्माण करने के लिए। तोरण वक्र बोलो, संचयी आवर्ती वक्र बोलो, गाल्टन वक्र बोलो, एक ही बात है। माध्यिका के बारे में दो तीन बातें आपको ये भी ध्यान रखनी की, जैसे कि आप जानते हो माध्यिका आपका दूसरा चतुर्थक होता है, और दूसरे चतुर्थक का मान होता है कि पहला चतुर्थक और जो तीसरा चतुर्थक, उन दोनों का जो औसत होता है वो आपकी माध्यिका वैल्यू होती है। हमेशा ध्यान रखना कि पहले चतुर्थक का मान जो है वो कम होता है किससे? दूसरे चतुर्थक से, और दूसरे चतुर्थक का मान कम होता है किससे? तीसरे चतुर्थक। फिर हम ये भी जानते हैं कि दोनों चतुर्थकों का योग, अगर दोनों चतुर्थकों का योग अगर ज्यादा है किससे? माध्यिका के दो गुणा मान से, तो उसे हम धनात्मक असम्मित श्रेणी कहते हैं। क्या बोलते हैं? धनात्मक असम्मित श्रेणी कहते हैं। ये बात कहने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था बाहुले। क्या नाम था? बाहुले। ओके, फिर इसमें यह भी कहा था कि दोनों चतुर्थकों का योग अगर माध्यिका के दो गुणा मान से छोटा है तो इसी श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक असम्मित श्रेणी बोलते हैं। ऋणात्मक असम्मित श्रेणी कहते हैं जहां पर विषमता पाई जाती है। ये माध्यिका से संबंधित सारे पॉइंट है जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। और एक धारणा, माध्यिका श्रेणी बीच का मान होता है जिसके आधे मान माध्यिका से छोटे और आधे मान माध्यिका से बड़े होता है। और सांख्यिकी में विभिन्न प्रकार के गुणात्मक चरों के बीच में उनका मेजरमेंट करने के लिए माध्यिका काम में ली जाती है। ये सारे पॉइंट आपको काम आएंगे। ओके, अगला, क्या आप इस सरकारी योजना से अवगत हैं? यानी आपसे पूछना चाह रहा है कि सरकार की जो योजना है उस योजना से क्या आप अवगत है, यानी आपको पता है। उत्तर विकल्प हाँ या ना में है। उपयुक्त प्रश्न निम्न में किसका उदाहरण माना जाता है? ये पूछा है कि क्या आप इस सरकारी योजना, हमें नहीं पता कि कौन सी सरकारी योजना है, तो सरकारी योजना से अवगत है या नहीं है, तो इस प्रकार के प्रश्नों का जो उत्तर होता है वो आपका गुप्त उत्तर माना जाता है। कौन सा माना है? गुप्त उत्तर माना जाता है। कहने का मतलब समझना, ये एक प्रकार की क्या है? प्रश्नावली है। ये एक प्रकार की क्या है? प्रश्नावली, समझना। और प्रश्नावली का उपयोग क्यों किया जाता है? प्राथमिक समंककों को प्राप्त करने के लिए, प्राथमिक समंककों का संग्रहण।
यानी प्राथमिक समंककों का संग्रहण करने के लिए सूचना देने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रश्नों का हाँ और ना में उत्तर दिया जाता है, उनके उत्तर को गुप्त रखने की बात आती है। ओके, प्रश्नावली जो होती है वो शिक्षित और शिक्षित वर्ग के लोगों के लिए होती है। कौन सा वर्ग है? शिक्षित वर्ग के लोगों के लिए होती है, जिसके माध्यम से, और प्रश्नावली जो होती है वो किसके द्वारा भरी जाती है? सूचकों द्वारा। किसके द्वारा? सूचकों द्वारा भरा, इन्हें सूचकों द्वारा भरा जाता है। ओके, सूचकों द्वारा भरने की बात आती है, इसको सूचकों द्वारा भरने की बात यहां पर की जाती है। और इनका जो उत्तर होता है बेसिकली क्या होता है? गुप्त उत्तर माने, सीक्रेट आंसर माने, ये सीक्रेट आंसर के अंतर्गत शामिल की जाती है। अगला, निम्नलिखित में से किस आरेख से बारंबारता वक्र के आकार की सन्निकट बोध होता है? यानी सन्निकट, उसके निकटतम बोध की बात आती है। बारंबारता वक्र के आकार की बात करें तो अब सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो एक तो था सोपान वक्र। सोपान आरेख का तो कोई मतलब बेसिकली होता नहीं, ये तो ये जैसे कि अपन कहते हैं ये काम आता है सहज संबंध में। ओजाय वक्र जो होता है वो कहाँ काम आता है? माध्यिका में। ओजाय वक्र का आता है माध्यिका में। ओके, अगर ये प्रश्न कुछ ऐसा होता कि निम्नलिखित में किस आरेख से संचयी बारंबारता वक्र के आकार के सन्निकट बोध कर, संचयी शब्द होता, तब तो आंसर कौन सा होता है? ओजाय वक्र होता। क्यों? क्योंकि संचयी बारंबारता का उपयोग हम कहां पर करते हैं? माध्यिका के मान को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, जबकि इसने संचयी शब्द तो नहीं बोला, इसने बारंबारता वगैरह। और आप जाने दंड आरेख जो होता है वो आपका एक बीमा होता है। कौन सा होता है? एक बीमा होता है, जो बेसिकली माध्यिका के लिए काम में नहीं लिया जाता। तो बचा कौन है? बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज जो होता है उसे हम आयत वक्र भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आयत वक्र भी कहते हैं। इसी वक्र को हिस्टोग्राम कहा जाता है। क्या कहता है? हिस्टोग्राम। ओके, हिस्टोग्राम वक्र कहा जाता है। और इस वक्र का निर्माण जो होता है वो सतत श्रेणी में बहुलक के मान को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यानी सतत श्रेणी की अगर बात आती है, सतत श्रेणी की बात करें, सतत श्रेणी में बहुलक के मान को प्रदर्शित करने के लिए बारंबारता बहुभुज वक्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे आयत वक्र भी कहते हैं, जिसे हिस्टोग्राम कहते हैं। ये एक बीमा होता है कि दो बीमा होता है? ये द्विबीमा रेखा चित्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसके एक्स अक्ष पर समान अंतराल में वर्गांतर को रखा जाता है और वाई अक्ष पर बारंबारता को रखा जाता है। यानी बारंबारता को रखने की बात यहां पर आती है। और इस वक्र में आयतों की जो ऊंचाई होती है वो बारंबारता के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बारंबारता के बराबर मानी जाती है। तो यहां पर ये वक्र आएगा बारंबारता बहुभुज वक्र, आपका काम में लिया जाएगा। क्लियर सभी को आता है? आगे बाकी आप जानते हो इस वक्र में क्या होता है? आयतों की ऊंचाई बारंबारता के इक्वल होती है, वाई अक्ष पर बारंबारताओं को रखा जाता है, एक्स अक्ष पर समान अंतराल में वर्गांतर को रखा जाता है, सतत श्रेणी में बहुलक के मान को प्रदर्शित करने के लिए यह वक्र आपका बनाया जाता है। ये आपको याद रखना। क्लियर सभी को? आगे अगला प्रश्न है कि ओजाय वक्र का प्रयोग कभी कभी निम्नलिखित में क्या मालूम करने के लिए कहता है? ओजाय वक्र बारंबारता बंटन का वैषम्य का होता है आपका विषमता। तो विषमता की तो बात अपन, विषमता के लिए तो बेसिकली कोई मतलब ही नहीं है। बंटन की ककुद्धता की बात करें तो बंटन की ककुद्धता के लिए बीटा 2 का उपयोग किया जाता है कि कौन सा बंटन कैसा होगा, उसके क्रूटिस का पता लगाने के लिए हम बंटन की ककुद्धता की बात करते हैं। बीच में बीटा 2 होता है। बीटा 2 का मान होता है कि आपका चौथा केंद्रीय परिघात और दूसरे केंद्रीय परिघात का स्क्वायर। ये आपका 3 कैटेगरी था। अगर ये 3 के बराबर है तो आपका ये कहलाएगा मेसोक्रोटिस कहलाएगा। अगर मान लो ये आपका 3 से बड़ा है तो आपका लेप्टोक्रोटिस कहलाएगा, और 3 से छोटा तो प्लेटी आपका कहलाएगा। ओके, ये जानते हो। तो बंटन की ककुद्धता का पता लगाने के लिए बीटा 2 का उपयोग किया जाता है, जबकि बारंबारता बंटन की विषमता का पता लगाना हो तो वहां पर बेसिकली बीटा 1 भी काम में लेते हैं। ओके, फिर आता है बारंबारता बंटन की रीति, मतलब ही नहीं है। तो ये कहते हैं कि किसी बारंबारता बंटन की क्या ज्ञात करनी हो? माध्यिका। किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका को प्रदर्शित करने के लिए ओजाय वक्र का प्रयोग किया जाता है, जो बेसिकली खुले सिरे वाली श्रेणी के अंतर्गत माध्यिका के मान को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। यानी कि लेस देन और मोर देन, यानी कम और ज्यादा सीरीज वाली जो श्रेणी होती है, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, वो बिंदु उस पॉइंट का क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाती है। वो बिंदु आपके माध्यिका का पार्ट माना जाता है। याद रखना। क्लियर सभी को?
चलिए अगला प्रश्न है, ये कहता है सोपान आरेख की बात आती है। सोपान आरेख निम्नलिखित में से क्या दिखाने के लिए माना जाता है? सोपान आरेख जो है निम्नलिखित में किस चीज को प्रदर्शन? अब देखो, सतत चर की बारंबारता को दर्शाता है, विविक्त चर की बारंबारता को बात करें, सतत चर की बारंबारता घनत्व की बात करें अपन, या विविक्त चर की संचय बारंबारता। सोपान आरेख, अब यहां पर ये सोपान आरेख का मतलब क्या तो समझो। सोपान आरेख का प्रयोग बेसिकली, इसका भी प्रयोग कहां करते हैं? खुले सिरे वाली श्रेणी में। सुना, खुले सिरे वाली श्रेणी, खुले सिरे वाली श्रेणी में सोपान आरेख का प्रयोग करता है, जो लेस देन और मोर देन, यानी कि विभक्त चर, विभक्त चर का होता है सतत श्रेणी। कौन श्रेणी आपकी? सतत श्रेणी की संचयी बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए इस वक्र का निर्माण सोपान आरेख का प्रयोग करता है, जो खुले सिरे वाली श्रेणी के अंतर्गत होता है। अपन इसको एज ए ओजाय वक्र कह लो, गलत नहीं है, लेकिन अपन इसको परिस्थिति के अनुसार। अच्छा, सतत चर का बारंबारता घनत्व ज्ञात करना हो तो इसके लिए कौन सा वक्र काम लेता है? हिस्टोग्राम। कौन सा होता है आपका? हिस्टोग्राम। ये दाना, तो सतत चर का बारंबारता घनत्व ज्ञात करना हो तो उसके लिए हिस्टोग्राम की बात की जाती है, वहां पर हिस्टोग्राम वक्र आपका काम में लिया जाता है, याद रखना। क्लियर सभी को? अगला, सतत चर के बारंबारता बंटन से निम्नलिखित में से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो अब देखो, यहां पर मैं बात करूं क्या प्राप्त कर सकते हैं। सतत चर के बारंबारता बंटन से, बारंबारता बंटन से हम आयत चित्र प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हिस्टोग्राम वक्र का प्रयोग किया जा सकता है। हम औजाय या बारंबारता वक्र का प्रयोग कर सकते हैं, इन दोनों का, क्योंकि आप जानते हो दंड आरेख चित्र लेख ये नहीं आते, ये नहीं आते, तो अपन जानते हैं कि सतत चर के बारंबारता बंटन को प्रदर्शित करने के लिए आयत चित्र, औजाय या बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है। ये सारे के सारे जो वक्र आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सारे वक्र कौन से होते हैं? द्विविमा रेखा चित्रों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ये सब के सब द्विविमा रेखा चित्रों के अंतर्गत शामिल यहां पर किए जाएंगे। क्लियर सभी को? आगे अगला कह रहा है कि 7 प्रेक्षणों का एक समुच्चय का माध्य 10 है, मतलब कि हमारे पास 7 संख्याओं का माध्य 10 है, तो बताओ उन समुच्चय का टोटल कितना है? 70। और 3 प्रेक्षणों का एक समुच्चय का 3 प्रेक्षणों के, अच्छा क्वेश्चन अधूरा है, अब इस है 5 नहीं, क्वेश्चन से पूरा नहीं है। 7 संख्याओं का समुच्चय माध्य इतना है, 3 समुच्चय का माध्य मान लो, मैं कह दूं कितना, 3 10 मान लो या 5 है, 5 मान लिया, तो 3 का माध्य 5 है, तो टोटल कितना का? 15। 15 हो गया तो कितना हो गया? 85। तो 10 संख्याओं का माध्य 85 है, तो 85 बटे में 10 करोगे तो कितना? 8.5। आंसर कितना है? 8.5 है, तो फिर 3 कर लेना। 3 संख्या या 5 करना कि 3 संख्याओं के समुच्चय का माध्य कितना है? 5, तो आंसर होगा 8.5। ओके, मिसप्रिंट है तो आप सही कर लेना, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे कि 7 संख्याओं के समुच्चय का माध्य 10 है, तो इनका टोटल 70 है। 3 संख्याओं का माध्य 5 है, तो टोटल 15 है, तो 10 संख्याओं का योग हो गया 85। तो 10 संख्याओं का टोटल 85 है, तो बताओ आपका माध्य पॉइंट कितना होगा? 8.5। 8.5 आपका निकल कर यहां पर आ जाएगा। क्लियर सभी को? आगे अगला क्वेश्चन है कि 3 4 5 6 7 इन संख्याओं का माध्य विचलन ज्ञात करना है। ओके, माध्य विचलन। अब प्रश्न में क्या क्या माइंड में चलता है अपन देखो। पहली बात तो माध्य विचलन एक तो अपकिरण का माप है, और कौन सा माप है? निरपेक्ष माप है। पॉइंट नंबर 1, माध्य विचलन की गणना समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों से हो सकती है, लेकिन माध्यिका से ज्ञात किया गया माध्य विचलन अगर बात करें तो वो आपका सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फिर अपन जानते हैं कि माध्य विचलन की बात आती है, माध्यिका से ज्ञात किया गया विचलन हमेशा कम होता है। माध्य विचलन की गणना करते समय बीज गणितीय चिन्हों को ध्यान में नहीं रखा जाता, यानी माध्य विचलन की गणना करते समय बीज गणितीय चिन्हों को ध्यान में नहीं रखा जाता, और माध्य विचलन जो होता है वो मूल बिंदु से क्या होता है? अप्रभावित होता है, लेकिन पैमाने से क्या होता है? प्रभावित होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर अपन ये भी जानते हैं कि माध्य विचलन, अगर मान लो माध्य विचलन का 5 गुणा जो है वो चतुर्थक विचलन के 6 गुणे के बराबर होता है, यानी माध्य विचलन जो होता है वो 6/5 होता है चतुर्थक विचलन का। हमें पता है मतलब कि माध्य विचलन का 5 गुणा जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के 4 गुणे के बराबर होता है, यानी कि माध्य विचलन आपका 4/5 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? माध्य विचलन जो होता है वो आपका बड़ा होता है चतुर्थक विचलन से, लेकिन माध्य विचलन जो छोटा होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन से।
ओके। अब प्रश्न में कुछ नहीं कहा जाए, प्रश्न साइलेंट रहे, कुछ नहीं बोले, तो माध्य विचलन की गणना करे तो करे, किससे करे, तो की जाएगी माध्यिका से। आप जानते हो इन संख्याओं की माध्यिका कितनी है, 5। तो आप जानते हो यहां पर मेरे पास एक संख्या 3 है, एक संख्या 4 है, एक संख्या 5 है और ये 7 है। अब यहां पर मैं डेविएशन ज्ञात करूंगा, कैसे, x माइनस एम करके, और प्लस माइनस को ध्यान में नहीं रखूंगा। माध्यिका कितनी है, 5। तो ये बचा 2, ये बचा 1, ये 0, ये 1 और ये 2, तो टोटल कितना हो गया आपका 6। आप जानते हो यहां पर मेन डेविएशन हो जाएगा आपका 6/5, तो 1 पॉइंट आपका 2, 1.2 आपका जाएगा आंसर, ये 1.2। यानी कि कहने का तात्पर्य हुआ, जब प्रश्न साइलेंट रहता है, प्रश्न में कुछ भी नहीं कहा जाए, तो उस स्थिति में माध्य विचलन की जो गणना की जाती है वो माध्यिका से की जाती है, क्योंकि माध्यिका से ज्ञात किए गए माध्य विचलन का जो मान होता है वो अन्य माध्यों की तुलना में कम होता है और वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये बात आपको ध्यान में यहां पर रखनी है। क्लियर सभी को? आगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 1229, ये कहता है कि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 किलोमीटर चलती है, 50 प्रति घंटे के साथ 100 चलती है। दूसरी कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इतनी चलती है। बताओ संपूर्ण यात्रा की औसत रफ्तार क्या होगी? औसत चाल, औसत दूरी, औसत समय, समय, दूरी, चाल, गति, इन सबका मेजरमेंट करने के लिए एक माध्य होता है, उस माध्य का नाम होता है हरात्मक माध्य। कौन सा माध्य होता है? हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य के बारे में कुछ बातें। पॉइंट नंबर 1, हरात्मक माध्य कौन सा माध्य? गणितीय माध्य। हरात्मक माध्य कौन सा माध्य? एक तो गणितीय माध्य। हरात्मक माध्य का उपयोग जो किया जाता है वो औसत चाल, औसत गति, औसत दूरी, समय, दूरी, चाल, गति, समय, दूरी, चाल, गति का अगर मान करे तो उन सब के लिए हरात्मक माध्य काम में लिया जाता है। हरात्मक माध्य श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होता है। हरात्मक माध्य की बात करें, ये सभी इनका बीजीय विवेचन संभव होता है, ये भी अपन को ध्यान रखना। और अपन जानते हैं हरात्मक माध्य का जो मान होता है वो ज्योमेट्रिक मीन के मान की तुलना में क्या होता है? आपका कम होता है। ज्योमेट्रिक मीन की तुलना में आपका कम माना जाता है। हरात्मक माध्य निकालने का तरीका बेसिकली तो आप जानते हो, यहां पर होगा 2xy अपॉन x प्लस y। इस प्रकार से भी अपन कर सकते हैं। अब बताओ कितना हो जाएगा? आप बताओ, एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 100 किलोमीटर चलती है, तो कितनी दूरी? तो औसत रफ्तार पूछा कि एक्चुअल में उस कार की औसत रफ्तार कितनी होगी, बताओ कितनी हो जाएगी? नहीं तो डायरेक्ट करोगे, कैसे करोगे? अब चाहो तो इसको आप बेसिकली आप लोग 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ के वैसे भी कर लो, या कैसे करना चाहोगे? बताओ कैसे करोगे? है? क्या बोले? बोला अंग्रेज, अंग्रेज मत बोला। आगे बताओ कितनी हो, कितना करोगे? बताओ कितना करोगे? बताओ करो आप। मैं ना दो तरीके हैं। आप चाहो तो इसको जैसा मैथमेटिक पढ़ के आते हो वैसे कर लो। औसत गति पूछा है इसमें, औसत गति, तो औसत गति का मतलब औसत गति क्या हो जाएगी? दूरी कितनी, समय कितना, तो दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी हो गई? 100 और कितनी 4, 500। अरे 500 क्या ना भाई, दूरी हो गई। अपन देखो औसत गति पूछा है तो औसत गति, तो आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि औसत गति ज्ञात करनी तो कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय की बात करें, कुल समय की बात करते हैं तो दूरी कितनी है? 400 और 400 कितनी होगी? 500। और समय कितना लग रहा है? 2 वहां लग रहा है और 10 यहां लग रहा है। 2 घंटे 12, देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर चलने के लिए 2 घंटे। 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 में तो 10 और 12 हो गया, बस 12 का भाग लगा दो, कितना आएगा? 41 पॉइंट। श्योर? अरे श्योर है ना? तो 41.7 ये लो आप ऐसे। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं। तो अपन कह सकते हैं क्योंकि जब औसत दूरी, औसत चाल, औसत गति, इन सब का मेजरमेंट करो, और ऐसा प्रश्न आप जानते हो संगणक हो या एएसओ दोनों प्रकार के पेपरों में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वो पूछता हरात्मक माध्य का प्रश्न है लेकिन बोलता नहीं कि हरात्मक माध्य क्या। तो औसत दूरी, औसत चाल, औसत समय, तो समय, दूरी, चाल, गति, इनका अगर औसत ज्ञात करना हो तो हरात्मक माध्य होता है। और हरात्मक माध्य कौन सा माध्य होता है? गणितीय माध्य होता है। तो उस आधार पर आप यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते? भैया कर सकते हो या नहीं कर सकते? श्योर? पक्का?
थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों माइंड सेट है ना, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, दोनों माइंड आपका सेट होंगे। हाँ सर, थ्योरी में पूछे तो भी कर सकते हैं और प्रैक्टिकल हो तो भी कर सकते हैं, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी हम नहीं घबरा। अगला, एक सामान्य असम्मित श्रेणी। असम्मित श्रेणी का मतलब होता है जो आपकी या तो धनात्मक होती है या ऋणात्मक। असम्मित श्रेणी वो होती है जिसमें आपकी विषमता पाई जाती है, जिसमें स्क्यूनेंस आपकी होती है, वो असम्मित होती है। और असम्मित श्रेणी के दो रूप होते हैं, ये आपका एक होता है धनात्मक प्रकृति की, एक आपकी धनात्मक प्रकृति होती है, और एक होती है आपकी कौन सी प्रकृति की, ऋणात्मक। धनात्मक तब होती है जब समांतर माध्य का मान माध्यिका से बड़ा और माध्यिका बहुलक से बड़ी हो। ऋणात्मक जब समांतर माध्यिका छोटा, माध्यिका ये आपकी बहुलक से छोटी हो, ये धारणा। और यहाँ पर सारे पाव देखिए, बहुलक जो होता है वो माध्यिका का 3 गुना और समांतर माध्यिका के 2 गुणे के अंतर के बराबर होता है। इस प्रश्न की बात करें यहाँ पे, अच्छा यहां पर अगर कि बहुलक की बात करें, बहुलक क्या होगा, तो मैं पहले बता कि बहुलक जो होता है वो माध्यिका का 3 गुना होता है, समांतर माध्य के 2 गुणे के बराबर होता है। तो अपन जानते हैं यहाँ पर 3 इंटू में आपका 38 है और 2 इंटू में आपका 36 है, तो ये आपका 24 9 11 है। और उसके बाद अगर बात करें ये आपका कितना 72 है, तो ये 2 और 4 42 है, तो आप जान कितना आएगा आपकी माध्यिका 42, तो माध्यिका 42 आ जाएगी। अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ ये श्रेणी आपकी धनात्मक असम्मित है कि ऋणात्मक असम्मित है, तो कहेंगे ऋणात्मक असम्मित है। क्यों? क्योंकि समांतर माध्य का मान छोटा है माध्यिका से और माध्यिका छोटी है आपकी किससे, बहुलक से, तो ये ऋणात्मक असम्मित श्रेणी मानी जाती है। नेगेटिव असम्मित श्रेणी का पार्ट यहां पर माना जाता है। ये बात कहने वाला व्यक्ति था कार्ल प्रियसन, क्योंकि बाउलेन तो अलग पॉइंट पे था। तो अपन ये कह सकते हैं, देखो आपसे कोई पूछ ले कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के आधार पर, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के आधार पर श्रेणी की विषमता का अनुमान लगाने का सूत्र देने वाला व्यक्ति कौन था, कार्ल प्रियसन। ओके, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को आधार मानकर या मीन और मोड को आधार मानकर श्रेणी की विषमता को दर्शाने वाले जो व्यक्ति का नाम था वो था कार्ल प्रियसन। वो कहता था कि अगर समांतर माध्य का मान माध्यिका बहुलक के मान से बड़ा होता है तो वह धनात्मक असम्मित होती है, और वही व्यक्ति कहता था कि अगर समांतर माध्य का मान माध्यिका के मान से छोटा होता है, सॉरी बहुलक के मान से छोटा होता है, तो उसे ऋणात्मक असम्मित श्रेणी के नाम से अपन जानते हैं, वो ऋणात्मक असम्मित श्रेणी का पार्ट माना जाता है। अगला, समझ आया सभी को आते हैं? अगला ये कहना था कि निम्नलिखित आंकड़ों से आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। यहां पर संख्या है और अंक है। आप जानते हो माध्यिका की गणना करते, ये व्यक्तिगत श्रेणी है और व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका की कैलकुलेशन करते समय हम उस श्रेणी को या तो आरोही क्रम में लिखते हैं या अवरोही क्रम में। ये क्रम में है क्या? नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा आपका 20 आ जाएगा, दूसरे नंबर आपका कितना आएगा आपका 35 आ जाएगा, तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा, फिर आपका 70 आ जाएगा, फिर 80, फिर 90 और 100। आप जानते हो 7 संख्याओं की माध्यिका होती है, चौथा पद 7 संख्याओं की माध्यिका। तो माध्यिका निकालते हैं n+1/2, तो 7 + 1/2 तो कितना 4, तो 1 2 3 4, तो बताओ 7। तो यहां पर अपन कह सकते हैं इन 7 संख्याओं की माध्यिका की जो वैल्यू है कितनी आ गई 70 यहां पर आ जाएगी। ओके, तो ये जानते हैं कि माध्यिका किसी श्रेणी का मध्य मान होता है जिसके आधे मान माध्यिका से छोटे होते हैं और आधे मान माध्यिका से बड़े होते हैं। माध्यिका श्रेणी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, माध्यिका श्रेणी को 2 भागों में बांटने का कार्य करती है। ओके, और माध्यिका की कैलकुलेशन करते समय सबसे पहले श्रेणी को या तो आरोही क्रम में दर्शाना होता है या उसे अवरोही क्रम में दर्शाने की बात यहां पर की जाती है। आगे अगला प्रश्न 1232 ये कहता है कि एक बारंबारता बंटन की पहली, दूसरी और तीसरी संख्याओं की मात्रा दे रही कि ये मानक विचलन, मात्रा बोलो या मानक विचलन निम्नलिखित में से क्या होगा? मानक ही होगा शायद, मानक। ओके, अब ये बताओ कि एक संख्या 10 है, एक संख्या 25 है और एक संख्या 40 है। 3 संख्याओं से आपको मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करते समय आप मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रतिपादन क्या था? काल्पनिक है। स्टैंडर्ड डेविएशन की विचारधारा दी, स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन केवल और केवल किससे होती है? समांतर माध्य से। इसकी गणना केवल किससे होती है? समांतर माध्य से। और आप जानते हो कि इन 3 संख्याओं का समांतर माध्य मेरे साथ 25 ही होगा, 65 75, तो 25 होगा। तो आप जानते हो 15 में से 10 में 25 गया तो माइनस का कितना हो जाए 15,
ये बचा 0 और ये बचा आपका 15। इसका स्क्वायर किया तो कितना का 225, ये 0 ये 225, टोटल कितना होगा आपका 250, कितना सॉरी 450, कितना होगा 450। अब सुनो, हम जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से तो अपन कर सकते हैं कि 450 बटे में n संख्या, n संख्या कितनी हो जाएगी 3, तो 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा 150, तो रूट 150। ये फिर क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या इसमें, देखो करो कितना आएगा, रूट 150 कितना रहा, रूट 150 12 पॉइंट समथिंग। बारह पॉइंट कितना, 12.24, तो वही अगर इसमें गड़बड़ क्या है, आंसर क्यों गलत है। देख लो जो भी आएगा वही आंसर आएगा, तो कोई और कोई है नहीं इसमें। ऑप्शन रॉन्ग है, देख लो आंसर, देख लो कितना 12.25। क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा, बस ये पता है, जो आंसर आएगा वो कितना आएगा देख लो। ओके, तो इसमें मिसप्रिंट देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आंसर कर लेना 12.25 पक्का, 12.25। ओके, 12.25 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर। अब देखो अगला प्रश्न, अगला है, समझ आया सबको, अरे टॉपिक समझ में आ गया ना, आंसर की बजाय टॉपिक समझ लिया करो। ये कहला कि चर के मान 4 बंटन के प्रथम आपके आगुण दे रखा, आगुण मतलब मूवमेंट से, ये पहला केंद्रीय परिघात है, ये दूसरा है, तीसरा चौथा, तो प्रसरण क्या होगा, प्रसरण आप जानते हो कौन सा परिघात होता है, दूसरा केंद्रीय परिघात। दूसरे केंद्रीय परिघात को अपन प्रसरण के नाम से जानते हैं, और इससे दूसरा केंद्रीय परिघात कितना है 17, तो बस 17 हो जाएगा। अब देखो इसमें और कोई दे रखा है कि कुछ है, ओके बस तो 17 ही कर लो। इसमें इसमें भी कोई मिसप्रिंट एक चीज है, 17 माइनस, हाँ वो हो जाएगा इसमें 17 माइनस V2 V1 का स्क्वायर, हाँ ये करो तो 17 माइनस 1.25 माइनस का है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस से रह जाएगा ना, माइनस बताओ इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 2.25, तो 17 में से 2.25 घटा दो, कितना जाएगा 14.75। अच्छा इसमें देखो क्या दिक्कत है बताओ, ये एक प्रश्न था कल्पित माध्य से ज्ञात करने वाला, कि कल्पित माध्य के आधार पर अगर अपने को मूवमेंट्स दे रखा हो और उनको बताओ, तो यहां पर अगर अपने को मान लो, तो इसका मतलब ये निकालना था आपका V2 माइनस V1 का स्क्वायर, V2 माइनस V1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर V2, इसका मतलब यहां पर कल्पित मान 4 के आधार पर ये मान दे रखे, ओके कल्पित मान 4 के आधार पर दे रखा है, जिसमें पहला घात है, दूसरा तीसरा, तो अगर इसको केंद्रीय परिघात में बदलना है तो दूसरा, और दूसरा केंद्रीय परिघात जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रसरण वेरियांस के बराबर होता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है, स्क्वायर होता है, जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के नाम से भी अपन यहाँ पर जानते हैं। समझ सभी को यहां तक, और हाँ या ना, ओके। अगला, यदि अचर मान 5 को एक समुच्चय के प्रत्येक प्रेक्षण में घटा दिया जाए तो वेरियांस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेरियांस। अब सुनो समझने को ना, आपको वेरियांस की बात आती है, वेरियांस प्रसरण की बात आती है, वेरियांस जो होता है, वेरियांस पहले बात तो वेरियांस जो होता है वो आपका, ये बताइए वेरियांस अपकिरण का कौन सा मान होता है, ये आपका निरपेक्ष होता है सापेक्ष होता है, निरपेक्ष होता है, और निरपेक्ष मानों पर, अपकिरण के निरपेक्ष मापों पर मूल बिंदु में होने वाले परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप चाहे घटाओ चाहे यहां पर जोड़ो, जोड़ने और घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन पैमाने में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव यहां पर पड़ता है, पैमाने में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। तो आपका वेरियांस जो होता है वो अपकिरण का, ये समझने क्यों कि वेरियांस अपकिरण का कौन सा माप होता है, निरपेक्ष माप होता है। और आप सभी
को पता है कि अपकिरण के निरपेक्ष मापों के अंतर्गत मूल बिंदु और पैमाने में होने वाले परिवर्तनों का किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव यहां पर नहीं पड़ता। ये आपको तो यहां पर कोई भी चीज यहां पर नहीं बदलेगी, लेकिन अगर पैमाने में परिवर्तन करते हैं तो पैमाने में परिवर्तन करने से इनके मान आपके बदल जाते हैं। अगला प्रश्न समझ आया सभी को? ये 1200 पैर की यदि ए और बी का माध्य, अच्छा अपने पास एक श्रेणी ए है और एक श्रेणी आपकी बी है, इनका माध्य दे रखा है कितना, इसका 15 है और इसका 20 है, और प्रसरण दे रखा प्रसरण कितना 25 और 16 प्रसरण है। तो बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, 5 और 4 कह सकता हूं ना भाई। अगर वेरिएंस आपका 25 और 16 है तो बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी होगी, 5 और 4। तो पूछा कि इनमें से कौन सा संगत है। आप जानते हो जब दो चरों के बीच में आपस में तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो वहां पर विचरण गुणांक काम में लिया जाता है। जब दो चरों के बीच में आपस में अध्ययन करना हो तो उस स्थिति में हम विचरण गुणांक का प्रयोग करते हैं, जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इनटू में क्या होता है, 100 होता है। ये फॉर्मूला होता है। अब सुनो, यहां पर प्रश्न को सुनना और समझने की कोशिश करना। तो अपन जानते हैं कि विचरण गुणांक अपकिरण का सापेक्ष माप होता है, जो दो चरों के बीच में उनकी विचरणशीलता का पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है। विचरण गुणांक का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति कार्ल प्रेशन था। उसने कहा था कि जिस श्रेणी के विचरण गुणांक का मान कम होगा वो ज्यादा संगत होगी, स्थिर होगी, विचरणशीलता कम होगी, एकरूप होगी यानी अच्छी होगी। लेकिन जिस श्रेणी के विचरण गुणांक का मान ज्यादा होगा वो अधिक संगत होगी, एकरूप नहीं होगी, आपके सहजातीय नहीं होगी, यानी उसमें विचरणशीलता ज्यादा होगी, यानी वो स्थिर नहीं होगी। चेक करते हैं इसमें क्या है। तो यहां पर जब हम इनका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं तो 5/15 इंटू में जब 100 करते हो तो ये 33.33% आता है आपकी ए श्रेणी का। जब बी की बताओ 4/20 इंटू में अगर आप 100 करते हो तो ये आता है कितना परसेंट, 20%। अब बताओ यहां पर ए श्रेणी अच्छी है कि बी श्रेणी, 20 है, तो अपन यहां श्रेणी बी अधिक संगत है क्योंकि इसके विचरण गुणांक का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कहने का मतलब इस प्रश्न को समझना था तो विचरण गुणांक की बात करनी है। और विचरण गुणांक अपकिरण का कौन सा माप होता है, सापेक्ष माप होता है। इसकी कैलकुलेशन क्यों की जाती है, विभिन्न प्रकार की श्रेणियों के मध्य उनकी विचरणशीलता का मापन करने के लिए विचरण गुणांक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि विभिन्न श्रेणियों के मध्य उनकी विचरणशीलता का मापन करने के लिए विचरण गुणांक का प्रयोग किया जाता है। ये गुणांक कहता है कि जिस श्रेणी का विचरण गुणांक मान अधिक होता है वो उतनी ही विचरणशील नहीं होती, मतलब उसमें विचरणशीलता ज्यादा होती है, और जिस श्रेणी की विचरणशीलता ज्यादा होती है वो अधिक अस्थिर होती है, मतलब स्थिर नहीं होती, संगत नहीं होती, एकरूप नहीं होती, सहजातीय नहीं होती, मतलब कि बेकार होती है। लेकिन जिस श्रेणी के विचरण गुणांक का मान कम होता है वो श्रेणी उतनी ही ज्यादा संगत होती है, एकरूप होती है, सहजाती होती है, ये होती है। तो इस प्रकार से समझना। इस प्रश्न पर मैं ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हर बार चाहे संगणक का एग्जाम हो चाहे एएसओ का एग्जाम हो, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। तो आपको थ्योरी भी आनी चाहिए तो आपको प्रैक्टिकल भी प्रश्न आना चाहिए। समझ आ सभी को? आगे अगला कहना चाह रहा है आपके 1236 नंबर का कि सममित बंटन, कौन सा बंटन, सममित। हमें पता है कि सममित बंटन क्या होता है। सममित बंटन वो होता है जो बिल्कुल घंटी के आकार का होता है, जिसके दोनों ओर के क्षेत्रफलों का मान बराबर होता है, जहां पर समांतर माध्य माध्यिका के बराबर होता है, बहुलक इसके बराबर होता है। ध्यान सुनना मैंने, ये बात कहने वाला जो बेवकूफ इंसान था उसका नाम था कार्ल प्रेशन। उसने अगर बात की, ये बात कार्ल प्रेशन की बात है, इसी में ये होता है इस श्रेणी में दोनों चतुर्थकों का जो योग होता है वो माध्यिका के 2 गुणा मान के क्या होता है, बराबर होता है। इसी में फिर इसी में होता है कि माध्यिका जो होती है वो दोनों चतुर्थकों के योग का क्या होती है, औसत होती है।
क्लियर। तो इस क्वेश्चन में पहले चतुर्थक का मान 11 है, दूसरे का मान 17 है, तो भाग लगाएंगे तो कितना 14, तो आंसर आ जाएगा आपका 14। समझ आ रहा है सभी को। ये आपके सम्मित श्रेणी की बात कर रहा है कि सम्मित श्रेणी में क्या होता है, असम्मित में क्या होता है। जैसे कि मैं तुमसे कह दूं कि अगर दोनों चतुर्थकों का योग माध्यिका के 2 गुणा मान से बड़ा है, बताओ ये श्रेणी सम्मित है कि असम्मित है, असम्मित। और असम्मित तो धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ऋणात्मक। तो ये भी तो मैं कह सकता हूं इस, अच्छा इस बात को मैं इस तरह से भी तो कह सकता हूं कि दोनों चतुर्थकों का योग जो होता है वो इनका जो औसत है वो बड़ा होता है माध्यिका से, ऐसा तो लिख सकता हूं। और हाँ या ना। तो ये कंडीशन होती है आपकी धनात्मक असम्मित श्रेणी के अंतर्गत। ये बात मैं नहीं बोला था, ये बात बोलने वाला व्यक्ति कौन था, बाहुले। ये बाहुले का विषमता माप था। ये बाहुले का कौन सा माप था, विषमता माप था, जिसे हम विषमताओं का दूसरा माप कहते हैं, दूसरे माप के अंतर्गत जाना जाता है। क्लियर सभी को, क्लियर सभी को जाता है, यस या नो। आगे फिर इसी बात को कहता था कि अगर दोनों चतुर्थकों का योग माध्यिका के 2 गुणा मान से कम है तो ये श्रेणी कौन सी है, ऋणात्मक है, असम्मित श्रेणी। इसी को मैं अगर ऐसे लिख दूं कि दोनों चतुर्थकों का जो योग है वो आपका इस प्रकार, तो बताओ ये कंडीशन किसकी है, ऋणात्मक असम्मित श्रेणी। और इन दोनों को बताने वाला व्यक्ति कौन था, बाहुले, जिसको विषमता का माप किया। विषमता के 2 ही माप होते हैं, एक काल्पनिक का और एक बाहुल्य का। बताओ समझ में आ रहा है, यस या नो। और इसी प्रकार का प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया था, यही प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था। समझ आ रहा है, यस या नो, हाँ या ना। आगे अगला प्रश्न है कि बारंबारता बंटन की ककुद्धता का मतलब क्या होता है। ककुद्धता मतलब होता है प्रत्युत शीर्षक। प्रत्युत शीर्षक का मतलब होता है आपकी कौन सी वैल्यू, मतलब इसको क्रूटिस। क्रूटिस को देने वाला व्यक्ति था एक स्टूडेंट नाम का एक अर्थशास्त्री। स्टूडेंट नाम के विद्यार्थी ने ये सारी बातें बताई थी और ये कहता है कि बारंबारता बंटन की ककुद्धता का मतलब कि चर के को क्या कोने मोने क्या है, चर के मानों पर कुल आवर्ती के फैलाव का पैटर्न। चर के मानों पर कुल आवर्ती के फैलाव का पैटर्न ये तो नहीं होता, क्योंकि कुल आवर्ती के फैलाव का पैटर्न होता है विषमता, जो बताता है कि फैला हुआ किधर है, या तो किधर कह रहे पैर इधर का साइड में कर, तो आधे फैला हुआ रहता है ना, तो एक आधे बीच में फैला रहता है, वो सम्मित होता है। एक का पैर उधर ज्यादा रहता है, हाथ इधर रहता है, वो धनात्मक होता है। किसी का पैर इधर हाथ इधर, तो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो जो फैलाव होता है ना वो तो विषमता होती है। तो ये तो है आपकी विषमता। और इस बात का पता लगाने के लिए 2 लोग थे जो मर चुके, एक का अल्परेशन था और एक कौन था, बाहुल्य था। ये कहता है कि चर के मानों का आपस में प्रकीर्णन की बात करें, प्रकीर्णन भी इसी में आ जाएगा कोई, मतलब प्रकीर्णन को क्या बोलते वैसे नहीं, अच्छा पता नहीं। आगे फिर आता है तदनुपरि बारंबारता वक्र की शीघ्रता की बात करें, और तदनुपरि बारंबारता वक्र की शीघ्र संख्या संख्या नहीं। देखो ककुद्धता ये बताती है, देखो ये बताने का काम करती है इस तरह से, ये आपका बारंबारता बंटन है। अब इसमें बताती है कि कौन आपका मेसो है, कौन आपका लेप्टो है और कौन आपका प्लेटी है। तो यहां तो होता है कि जब बराबर 3 हो, यहां होता है जब आपका 3 से ज्यादा हो और यहां पर 3 का कम हो। कौन, मैं या आपका बीटा 2, बीटा 2। तो बीटा 2 के आधार पर बीटा 2 और बीटा 2 दूसरे केंद्रीय चौथा केंद्रीय परिघात और दूसरे केंद्रीय परिघ स्क्वायर, इस आधार पर बात करें तो ये बारंबारता वक्र की शीघ्रता की बात करता है कि कौन सा मेसोक्रोटिस है, कौन आपका लेप्टो है, कौन सा आपका प्लेटी है, इस बारे में बात करता है। यानी कि कौन मध्यम है, कौन नुकीला है और कौन चपटा है, इस बात को बताने वाला जो व्यक्ति था वो आपका था मतलब कौन था, स्टूडेंट। और इसी बात को ककुद्धता कहते हैं, प्रत्युत शीर्षक कहते हैं, यानी क्रूटिस कहा जाता है। ये ओके, क्लियर सभी को आता है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी चर के 5 मान है तो तीसरा केंद्रीय परिघात ज्ञात करना है। केंद्रीय परिघात ज्ञात करना, केंद्रीय परिघातों की गणना आप जानते हो किससे की जाती है, समांतर माध्य के आधार पर, जिसमें पहले केंद्रीय परिघात का मान हमेशा 0 होता है और तीसरा केंद्रीय परिघात हमेशा नेगेटिव होता है। वैसे सारे नेगेटिव है। तो आपको इस प्रश्न को करने से पहले आपको इन 5 संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। कर सकते हो, करके देखो। अपने पास 5 संख्या दे रखी, एक संख्या 5 है, एक संख्या 5 है, एक आपकी 8 है, ये 8 है, 9 है। बताओ
9 16, 16 और 9 16 25 25 35, 35 हमारे तो 7 7 आ गया 7। तो अब सुनो, तो ये गया माइनस का 2, ये माइनस का 2, ये प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 2। अब इनको 3 बार गुणा करना, तीसरा है ना 3 बार। तो 2 × 2 × 2 माइनस का 8, माइनस का 8, प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 8। सोल्व करो, 8 से 8 कैंसिल हो गया, बचा कितना माइनस के 6। तो माइनस के 6 में भाग लाओ किसका, 5 का, तो माइनस का 1.2 आंसर आएगा, माइनस का 1.2। क्लियर सभी को? अरे आया ना? केंद्रीय परिघातों की गणना करना जानते हो या ऐसे टाइम पास कर रहे हो? हाँ, जानते तो ना? हाँ, पता लगा कि टाइम पास ही करोगे सर, समझ में कम आ रहा है, समझ आ रहा है सबको? अरे कोई बात, कोई डिस्कस करना है कि किसी को? क्या डिस्कस करना है? आगे अगला पॉइंट, निम्नलिखित कथन की वैधता की जांच करनी है कि कौन सा वैध है कौन सा अवैध है, जो बताना। ठीक है, बीटा 1 का मान आपका 2 है और बीटा 2 का मान आपका के रूप में सही है। सही है तो क्या सही, पता नहीं कौन सही है। अब देखो, बीटा 1 का मान आपका इतना है और बीटा 2 का मान, अब ये चेक कर लो कि बीटा 1 बीटा 2 की बात आती है। पहले तो बीटा 2 का मान जो होता है ना, वो बीटा 1 के मान से बड़ा तो नहीं होता, छोटा ही होता है। चेक करके देख लो, बीटा 1 का मान जो होता है बेसिकली, वो आपका बीटा 2 का मान जो होता है वो बीटा 1 के मान से क्या होता है, छोटा होता है, बड़ा कभी नहीं होता। ओके, क्योंकि अपने पता कि अपन यहां पर क्यों बीटा 2 का मान तो अपन कैसे आ जो चौथे केंद्रीय परिघात और दूसरे केंद्रीय परिघात आपका क्यों, जबकि आप जानते हो बीटा 1 होता है आपका तीसरा केंद्रीय परिघात अपन इसका स्क्वायर और दूसरे का क्यों। तो ये मान आपका बड़ा होता है और ये मान आपका क्या होता है, छोटा होता है। तो ये संगत है कि असंगत है? असंग। तो असंगत की स्थिति में आ जाता है, ये असंगत की बात अपन मानेंगे। ठीक है, ये असंगत होगा। चाहो तो आप इसको प्रूफ भी कर लेना घर बैठ के, आराम से चुपचाप बैठे प्रूफ करते रहना बैठे बैठे। चले अगला। अगला कहना चाह रहा है कि एक चर की बारंबारता बंटन के लिए M2 1 M3 इतना, M4 इतना, वो इतना, ये इतना, सब इतना। देखो, अब देखो, सबसे पहले बात तो यहां पर एक बात ध्यान से क्वेश्चन करना कि आपको मैंने एक चीज बताया था कि जब श्रेणी सममित होती हो तो उस स्थिति में केंद्रीय परिघात, विषम केंद्रीय परिघातों का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। यह तो बात क्लियर है? अरे ये बात क्लियर ना? सममित श्रेणी के अंतर्गत सममित श्रेणी में विषम केंद्रीय परिघातों का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इस बात को मानते हो नहीं मानते? पहले ये जानना आप लोगों की जरूर, सही है गलत है? और हाँ या ना? देखो, सबसे पहले देखो, अगर मान लो मैं तुमसे 1 है, 2 है, 3 है, 2 है और 1 है। ओके, अच्छा बताओ इनका समांतर माध्य कितना आएगा, 3। तो आप ज्यादा 2 में से ये गया, ये 2, ये 1, ये 0, ये 2 और ये आपका 0, तो टोटल कितना हो गया, 0। ओके, कौन चार क्या, अब आता ये, तो 2 × 2 माइनस का 8, माइनस का 1, 0, प्लस का 8, प्लस का 1, तो बता कितना, 0। और 0 में किसी का भाग लाओ 0 आएगा। ये बात मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, मान लो कि तुम सारे के सारे गधे टाइप के लोग हो आगे, और तुम्हारे दिमाग एग्जाम में जाते समय भूल जाते हो कि साला 0 कब होता है। ऐसी घटना घटित हो जाती है, और आदमी को हमेशा अपने आप को इतना प्रिपेयर करके जाना चाहिए कि एग्जाम में अगर हम कोई भूल भी जाए ना, तो हम कौन है, पीएचडी करने वाले स्टूडेंट, हमको रिसर्च करना आती है। अब तुमको ये तो पता है कि विषम केंद्रीय परिघातों का मान 0 होता है, लेकिन एग्जाम में तुम्हारे साथ एक घटना घटित हो सकती है, तुम ये भूल सकते हो कि साला सममित में होती है कि असममित में होती है। ऐसी बात तुम्हारे साथ हो सकती है। तो कोई बात नहीं, ज्यादा टेंशन मत लो। आप एक आंकड़ा ले लो, सम्मित का होता है कि जिस सम्मित होती है घंटी की तरह, मतलब जैसे जाएगी वैसे गिरेगी। देखो 1 2 3, 2 1, तो ऊपर चढ़ी वैसे गिर गई। पता किया तो तीसरे केंद्रीय परिघात का मान कितना गया, 0। तो अब समझ आ गया कि सम्मित श्रेणी में सम्मित श्रेणी में विषम केंद्रीय परिघातों का मान 0 होता है। इसका मतलब इस बात को तो भूल जाओ कि आंसर सी और डी है, ये तो भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पे तीसरा केंद्र वाला कितना है, 0। तो इसका आंसर या तो ये है या आंसर ये है। मतलब 2 का तो काम तमाम हो गया, वैसे 2 का काम तमाम हो गया कि सी और डी तो आंसर ही नहीं, क्योंकि सम्मित श्रेणी तो ये है ही नहीं है। ये तो सॉरी, असम्मित तो है ही नहीं, ये कौन सी है, सम्मित। बात के लिए अब पता करेंगे कि ये आपकी तुंग कुदी है या कौन सी कुदी, सपाट है या तो मतलब कि प्लेटी है, नैसे, ये देखना आप लोगों को। अब सुनो, अब देखो यहां पर अगर बात करो
तो अब इसके लिए आपको बीटा 2 का मान ज्ञात करना है, जिसके अंदर चौथा केंद्रीय परिघात, दूसरे केंद्रीय परिघात स्क्वायर, तो चौथा चौथा चौथा, चौथे का चौथा हो जाएगा अपना मतलब, तो ये 5.25 और दूसरा 1 हमेशा 1 रहेगा, तो ये मान 3 से छोटा है कि 3 से बड़ा है? 3 से बड़ा, 3 से बड़ा है तो आपका मैसो, मैसो नहीं, कौन सा? प्लेटी, कौन सा? प्लेटी रहेगा। तो अपन प्लेटी सर, प्लेटी का सर, तो अब प्लेटी का मतलब क्या होता है? तुंग कुदी, सपाट तो हो जाएगा ना, तो आपके ये तो लेफ्टी होती है, ये तुंग कुदी होता है, मतलब इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलोगे इसको? नुकीला बोल सकते, नुकीला। तो आंसर कौन सा अपना? ये लो, नुकीला। क्लियर सभी? तो नुकीला कहा जाएगा इसको, अपन क्या बोलेंगे? प्लेटो बोलेंगे, यानी इसको लेप्टो बोलेंगे, लेप्टोकुरेटिस कहेंगे इसको। क्लियर? तो समझ में आया नहीं आप लोगों को? अरे समझ में आया नहीं? यस या नो? ऐसा नहीं कि ऊपर से जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना किसी को? हाँ ठीक है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, और होता बताना भी नहीं आगे। मतलब इतना समझो, इतना समझाने के बाद भी अगर तुम लोग नहीं पास होना, तो फिर भाई अपने पास तो कोई और रास्ता, फिर तो भाई सब कुछ खत्म है। मतलब इतने सारे प्रश्न करने के बाद, इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी अगर तुम्हारे नंबर नहीं आता ना, तो फिर मैं एक ही कहूंगा कि तुम आगे जिंदगी में कोई फॉर्म वॉर्म तो भरना मत। कोई मतलब है? हिमालय से, हाँ हिमालय पे चल जाना, या कोई से मालय में चल जाना, कोई दिखा नहीं, आपके जज से मालय में चल जाना। लेकिन इतना नहीं, इतना कराने के बाद भी अगर नहीं पास हो, तो फिर क्या, फिर कोई बताओ क्या ऑप्शन है? बताओ, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं। इतने सारे प्रश्न कराने के बाद होता क्या है कि स्टैटिक्स में तुम्हारे साथ एक घटना घटित हो सकती है। मान लो कि स्टैटिक्स में 30 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं, तो हो सकता है 3 या 4 क्वेश्चन टिपिकल आए, 25 तो तुम्हारे होता है लड्डू टाइप के आएंगे, बस वो कर लेना, खत्म बात। 5 से 2-4 के लिए रोना मत रोना, 2-4 का रोना रोगे तो 25 के लिए रोगे। तो आदमी को क्या होता है, अगर दिमाग से काम लोगे तो सिलेक्शन होगा, और तुम सोचोगे 100 में से 100 लाएंगे, तो 100 में से 0 भी नहीं आएगा। कई बार होता है सब कुछ खा आने वाले, सबको क्या होता है कि वो शादी में जाता है ना, कि प्लेट लेता है, ये भी ले लो, वो कुछ नहीं खाता। हाँ, वो कुछ नहीं खा पाता, ठीक है? तो वो ज्यादा, तो सब कुछ खाने की सोच मत, तो आप लोग कम से कम चीजों को देखने की कोशिश करो, समझ जाओगे। हैं? क्या नहीं करना? चलो कोई बात नहीं, अब सुनो। चलो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, कारण बताता हूँ। कारण ये कि अब जितने भी प्रश्न अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे, वो समझ लीजिए कि कल का टॉपिक है जीवन समंग। कल जीवन समंग का पूरा रिवीजन होगा। जीवन समंग को लेकर, वाइटल स्टैटिक्स को लेकर जितने भी प्रश्न हैं, क्योंकि अब आगे के जितने भी प्रश्न हैं 41 को छोड़कर 42 से लेकर आपके लगभग कहां तक है? 78 तक, 78 तक। तो कल का नाम जीवन समंग के नाम, मतलब कल अपन जीवन समंग से संबंधित बात करेंगे। यानी कल पूरी क्लास के अंदर आपको वाइटल स्टैटिक्स से संबंधित डेटाओं की बात करेंगे, वाइटल स्टैटिक्स के बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे, जो आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक है? तो ये समझ लो कि कल आपको वाइटल स्टैटिक्स को पूरा रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, और एक ही दिन में अपन वाइटल स्टैटिक्स का पूरा रिवीजन अपन वहां पर कर लेंगे। ठीक है? तो 1241 से लेकर 1280 तक के प्रश्न हैं जो वाइटल, हालांकि 1280 तक की बात करें उसमें 79 और 80 तो क्वेश्चन अलग है, और 41 भी अलग है, बाकी पूरे क्वेश्चन वाइटल स्टैटिक्स के। ठीक है? बाकी बातें ब्रेक के बाद, ब्रेक मतलब अगली क्लास में।